मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं पुनः आपको कक्षा 9th में हिंदी विषय पढ़ाने के लिए आई हूँ और इस पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, और जो कि श्री काका कालेलकर द्वारा रचित है। ये श्री काका कालेलकर की छवि है, श्री काका कालेलकर, और पाठ का नाम है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। अब मैं आपको सबसे पहले श्री काका कालेलकर का जीवन परिचय बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था, अतः इनकी मातृभाषा तो मराठी थी। इस तरह से यह अहिंदी प्रदेश के होते हुए भी इन्होंने हिंदी की जो सेवा की, हिंदी के अनन्य उपासक रहे, इसलिए यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। और काका कालेलकर इनका पुकारने का नाम था, क्योंकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो लोग इन्हें काका काका कहने लगे, और कालेलकर इनका जाति विषयक संकेत है। तो इस तरह से मैं आपको सबसे पहले काका कालेलकर का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ कि काका कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इनका वास्तविक नाम था, पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जो भारत के स्वाधीनता संग्राम के निर्भीक, भय रहित, साहसी सेनानी सिपाही थे। गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी का अनुगमन करने वाले थे, गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, और संत पुरुष थे। संत हृदय नवनीत समाना, कि अंदर से इनका हृदय बहुत ही कोमल और त्याग और वैराग्य से युक्त था। जैसा कि आपने इनकी छवि में भी देखा होगा कि ये सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति लग रहे हैं। ये हिंदी के अनन्य उपासक, पुजारी, प्रचारक, हिंदी का फैलाव करने वाले उत्कृष्ट श्रेष्ठ कोटि के साहित्य सृष्टा थे, साहित्य का सृजन करने वाले थे। और आधुनिक युग के प्रबुद्ध मतलब चिंतनशील, मननशील है, विचारकों और पत्रकारों में इनका नाम अग्रगण्य है, सबसे आगे है। ये श्रेष्ठ कोटि के पत्रकार भी थे। इन्होंने नवजीवन पत्रिका का संपादन भी किया था, जो गुजराती भाषा में निकलती थी और जिसका संपादन गांधी जी करते थे। लेकिन जब गांधी जी को जेल में जाना पड़ा तो उस समय नवजीवन पत्रिका का संपादन काका जी ने ही संभाला था। और डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी ने कालेलकर जी के संबंध में लिखा है कि कालेलकर बहुभाषा ज्ञानी थे। इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी मातृभाषा मराठी थी, लेकिन इन्होंने गुजरात में हिंदी का प्रचार प्रसार किया, तो इन्होंने उसके लिए गुजराती सीखी। इन्हें अंग्रेजी आती थी, संस्कृत भाषा आती थी। तो इस तरह से इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और ये बहुभाषा ज्ञानी होने पर भी मुख्यतः विशेष रूप से हिंदी और उसमें साहित्यिक हिंदी के पक्षधर हैं। हिंदी भाषा जो एक आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन क्योंकि ये साहित्य सृजन करने वाले थे तो इन्होंने साहित्यिक हिंदी भाषा को भी प्रधानता दी है कि वह हिंदी जो काव्य सौंदर्य और साहित्यिक सौंदर्य के तत्वों से युक्त हो, जो उत्कृष्ट हो, उच्च हो, ऐसी हिंदी को भी इन्होंने अपनाने की वकालत करी थी। और इनकी साहित्यिक भाषा में सरलता है, आसानी से समझ में आ जाती, ओज है, तेज का अद्भुत विचित्र संगम है, मिलन है। उसमें सरलता भी है, वो आसानी से समझ में भी आ जाती है, और उसमें तेज है, स्फूर्ति है, और जिस भाव वस्तु घटना का ये वर्णन करते हैं उसका चित्र भाषा के माध्यम से आपके सामने ला देते हैं। इसलिए इनकी भाषा में चित्रमयता है कि आलोचक इनके गद्य को भी पद्यमय गद्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ हम आपको एक बात समझा दें कि जो साहित्य का जो पद्य खंड है उसकी भाषा भावुक होने के कारण उसमें चित्रमयता अधिक होती है, और जो साहित्य का गद्य खंड है वो विचार और चिंतन मनन प्रधान होने के कारण उसकी भाषा भावुक न होने के कारण उसमें चित्रमयता का गुण थोड़ा कम रहता है। लेकिन इनकी गद्य की भाषा भी इतनी भावुक है
काव्य सौंदर्य के तत्व उनके गद्य की भाषा में भी आ गए हैं, जिससे जिस विषय, भाव, वस्तु, घटना का ये वर्णन करता है वह पाठक के आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है। और अब मैं काका कालेलकर का जन्म बता रही हूँ कि 1885 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और मराठी इनकी मातृभाषा थी। मातृभाषा उसे कहते हैं जो व्यक्ति जन्म के साथ ही जिस भाषा के साथ पनपता है, बढ़ता है, जिसको सुनता है, जिसको बोलता है, जिसको पढ़ता है, लिखता है जन्म के साथ, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने स्वयं अध्ययन करके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती और बांग्ला आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इस तरह से ये बहुभाषा ज्ञानी हो गए थे। महात्मा गांधी के भी ये सानिध्य में आए और इससे इनका हिंदी प्रेम और भी अधिक जागृत हुआ, जगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हिंदी भाषा के पक्षधर थे और हिंदी को वह एक संपर्क भाषा के रूप में सबसे उत्कृष्ट मानते हुए राष्ट्र और देश को जोड़ने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते थे कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम राष्ट्र और देश को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ सकते हैं। और हिंदी भाषा 80% भारतीयों की समझ में आ जाती है। तो इस तरह से हिंदी भाषा के पक्षधर महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी के अनुयायी श्री काका कालेलकर थे। तो इन्होंने भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अदम्य योगदान दिया है। अब हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य के लिए इसीलिए उन्होंने उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण, विशेष कार्य किए और इनका स्वभाव साधु था, बहुत शांत स्वभाव के थे। सेवा, त्याग, वैराग्य आदि गुण इनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे और उसी स्वभाव से ये निरंतर लगातार हिंदी की सेवा करते रहने वाले काका कालेलकर को दक्षिण में और विशेष रूप से गुजरात में हिंदी प्रचार का श्रेय प्राप्त है। काका कालेलकर ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, हम पिछली कक्षाओं में भी आपको बता चुके हैं कि संस्कृति किसे कहते हैं, किसी भी राष्ट्र का जो धर्म, दर्शन, विचार, कला, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, इन सब का सामूहिक रूप जो है वो संस्कृति कहलाती है। तो हमारे भारत देश में इनसे संबंधित जो भी तत्व हैं तो उन तत्वों के ये प्रबल समर्थक थे और नीति की जो श्रेष्ठ बातें हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं और हमारे भारतीय इतिहास, भूगोल आदि के साथ इन्होंने युगीन जो समसामयिक समस्याएं थी उन पर भी अपनी सशक्त, शक्तिशाली लेखनी चलाई है। मतलब इन सब विषयों के ऊपर इन्होंने साहित्य सर्जना की है। और इन्होंने शांति निकेतन, आपको पता ही होगा बच्चों कि शांति निकेतन श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय है जहाँ पर उन्मुक्त वातावरण में बालक को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। तो वहाँ शांति निकेतन में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। ये अध्यापक थे, साबरमती आश्रम में ये प्रधानाध्यापक थे और बड़ौदा में राष्ट्रीय शाला के प्राचार्य के पद पर भी कार्य किया। इस तरह से ये अध्यापन के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते गए, लेकिन अध्ययन और अध्यापन ही इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य और कार्य क्षेत्र रहा। आशा है बच्चों ये काका कालेलकर का जीवन परिचय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जीवन की उपलब्धियां क्या थी, उन्होंने अपनी उपलब्धियों के कारण किन किन क्षेत्रों में महत्ता प्राप्त की। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के कारण काका कालेलकर कई बार जेल भी गए, जिससे उनकी राष्ट्रभक्ति प्रकट होती है। और काका कालेलकर ने 1952 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए और अनेक आयोगों के अध्यक्ष रहे। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में भी बता चुकी हूँ आपको कि नागरिक सम्मानों में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अत्यंत उच्च कोटि के सम्मान हैं, तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इन्हें गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया और कालेलकर जी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर व राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन के भी संपर्क में आए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में आप सभी लोग जानते ही होंगे, हमारा राष्ट्रगान उन्हीं के द्वारा रचित है। शांति निकेतन की स्थापना उन्होंने ही की और उनकी जो कृति गीतांजलि थी, जब उसका अंग्रेजी
अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो उन्हें उस कृति के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। और पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही साथ हिंदी के अनन्य उपासक और पुजारी थे। तो इस तरह से महान पुरुषों के ये संपर्क में रहे और महान लक्ष्य, उद्देश्यों, कार्य और विचारों से ये प्रभावित रहे और उन्हीं उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। काका कालेलकर का निधन मतलब मृत्यु 21 अगस्त सन 1981 को हो गई और काका कालेलकर का हिंदी साहित्य निबंध, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्त आदि गद्य विधाओं के रूप में उपलब्ध होता है। हमने आपको बताया साहित्य के दो भाग, गद्य और पद्य, और गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं जिसमें निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, निबंध है। तो इन सब विधाओं के में इन्होंने साहित्य सर्जना की है और यह इनका साहित्यिक योगदान है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी भाषा में ही अपनी कई गुजराती रचनाओं का भी अनुवाद किया। जैसा कि आपको हमने बताया कि गुजरात में और दक्षिण भारत में इन्होंने हिंदी का बहुत अधिक प्रचार किया, तो उसी दौरान इन्होंने अपनी गुजराती रचनाएं रची और उन रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया। और काका साहब की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: जीवन साहित्य एवं जीवन काव्य जो इनका निबंध संग्रह है, यात्रा वृत्त, हिमालय प्रवास, यात्रा, लोकमाता, उस पार के पड़ोसी आदि, संस्मरण, बापू की झांकियां, आत्मचरित्र, जीवन लीला और सर्वोदय साहित्य। सर्वोदय मतलब सबका कल्याण करने वाले। ये स्वभाव से ही संत थे, कार्य से भी संत थे, तो इन्होंने सबके कल्याण के लिए भी साहित्य की रचना की है जो सर्वोदय साहित्य के अंतर्गत आता है। आशा है बच्चों आपको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। काका कालेलकर का जीवन परिचय, रचनाएं, उनका साहित्यिक योगदान और उनका देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या योगदान रहा, वो किन किन महापुरुषों के संपर्क में आए और उन महान पुरुषों के संपर्क में आने के कारण वो हमेशा महान लक्ष्य से ही प्रेरित और संचालित रहे। अब हम काका कालेलकर की भाषा शैली पर आते हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनका जन्म महाराष्ट्र में सतारा जिले में हुआ था, इसलिए अहिंदी भाषी थे क्योंकि इनकी मातृभाषा मराठी थी। इसीलिए स्पष्ट मैंने ये लिखा है कि अहिंदी भाषी होते हुए भी इन्होंने हिंदी की जितनी सेवा की है वो अविस्मरणीय है, इनको भुलाया नहीं जा सकता है। और हिंदी के समर्थ गद्यकार थे, इन्होंने गद्य में ही अपना लेखन किया है और इनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़ थी, परिपक्व थी, सशक्त थी, प्रवाहपूर्ण, उसमें क्या एक अटूट क्रम था, निरंतरता है। और काका कालेलकर की भाषा परिष्कृत, साफ सुथरी, खड़ी बोली को इन्होंने अपनाया है जिसमें प्रवाह है, एक सततता है, ओज है, तेज है और अकृत्रिमता है, वो स्वाभाविक है इनकी भाषा। और इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता भावों का स्पष्ट प्रकाशन करने की क्षमता, योग्यता है। भाषा के माध्यम से ये अपने भाव और विचार को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते थे जिससे पाठक को उनके भाव और विचार का मूल कथ्य आसानी से समझ में आ जाता था। इसलिए हिंदी और ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जानकार थे, अतः उनका शब्द भंडार बहुत विशाल था। उन्होंने अनेक भाषाओं के शब्दों का अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग किया है और जो साहित्य सर्जना की है उसमें दिन प्रतिदिन के प्रचलन में वाले विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी के भी शब्द मिल जाते हैं। जब आप इनका पाठ निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़िएगा तो उसमें आपको इन भाषाओं के शब्द भी देखने को मिलेंगे। और इनकी भाषा में तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव जो संस्कृत से अलग शब्द हैं और देशज जो हमारी लोक भाषाओं से संबंधित शब्द हैं, वह सब भी इनकी रचनाओं में देखे जाते हैं। और काका कालेलकर ने यथा स्थान उचित स्थानों पर मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपनी भाषा को सजीव और जीवंत बनाया है। अब काका कालेलकर जी ने विषय और प्रसंग के अनुरूप विभिन्न शैलियां भी अपनाई हैं और इनकी शैली के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा के माध्यम से साहित्यकार अपनी सर्जना करता है, पर उस सर्जना और रचना को व्यवस्थित, क्रमबद्ध और प्रभावशाली वो जिस तरीके के द्वारा करता है वह शैली कहलाती। तो शैली एक पद्धति है, एक प्रकार है।
अब इन्होंने जिन जिन शैलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है उसका हम परिचय आपको दे रहे हैं। परिचयात्मक शैली, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का परिचय देते समय इन्होंने इस शैली को अपनाया है। और इस शैली में जो वाक्य होते हैं वो सरल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और भाषा भी सरल और सुबोध, आसानी से समझ में आ जाती है। तो ये तो हो गई परिचयात्मक शैली। और इसके बाद फिर विवेचनात्मक शैली, जहाँ कहीं गंभीर विषयों का विवेचन करना पड़ता है, उसका विश्लेषण करना होता है, वहाँ काका साहब ने इस शैली का प्रयोग किया है। और इसमें विचार तत्व प्रधान होते हैं, गंभीर विषय होते हैं और तार्किकता। इस शैली की प्रमुख विशेषता कार्य कारण संबंध होता है और इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ होती है। इसमें संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर व्याख्यात्मक शैली, जहाँ चरित्र चित्रण को प्रधान मान करके, जहाँ किसी महान पुरुष के चरित्र को, विशेषताओं को उद्घाटित किया जाता है, पाठक के सामने लाया जाता है, तो वहाँ पर व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग होता है। और इसमें मूल भाव का हम विस्तार से वर्णन करते हैं और इस शैली में उत्सुकता और जिज्ञासा बनी रहती है कि अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। और व्याख्या के माध्यम से ही जो विशेष भाव है उसका विस्तार से वर्णन करके उस रचनाकार जो है, जो कथ्य को, जो वो कहना चाहता है, जो उसका विषय है, शीर्षक है, विचार है, और जिस पात्र का वो चरित्र चित्रण कर रहा है उसके चरित्र की विशेषताओं को बोधगम्य, आसानी से समझने योग्य और निर्भ्रांत मतलब संदेह रहित बना देता है। महापुरुष का चरित्र चित्र स्पष्ट रूप से आपके सामने आ जाता है। अब हम आत्मकथात्मक शैली पर आते हैं कि काका कालेलकर ने अपने संस्मरणात्मक निबंधों और आत्मचरित में इस शैली का प्रयोग किया है। हमने आपको गद्य की विधाएं बताई, रेखा चित्र जैसा कि आपने गिल्लू में पढ़ा, निबंध जो कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जयशंकर प्रसाद की ममता जो है वो कहानी है। तो इसी के साथ ही साथ संस्मरण भी गद्य की एक विधा है। संस्मरण मतलब सम्यक रूप से याद करना। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है या किसी ऐसे महापुरुष के हम संपर्क में आते हैं, उसके साथ कुछ ऐसी हमारी सुंदर अनुभूतियाँ जुड़ी रहती हैं, अनुभव जुड़े रहते हैं, तो जब हम उनको याद करके साहित्यिक तत्वों से युक्त करके सुंदर भाषा और रसपूर्ण अर्थों के साथ सृजन करते हैं उसका, तब वो संस्मरण कहलाता है। तो ये आत्मकथात्मक शैली में जो है इन्होंने अपने संस्मरणात्मक निबंध लिखे हैं और आत्मचरित, जो इन्होंने अपना आत्मचरित लिखा है, जैसा कि हमने इनकी जब रचनाओं का उल्लेख किया था तो आपको बताया था, तो इस शैली का प्रयोग किया है। विवरणात्मक शैली है, जहां ये यथार्थ विवरण प्रस्तुत करते हैं, जैसा इन्होंने देखा है वैसा ही ये अपनी रचनाओं में उल्लेख करते हैं, तो वहाँ पर विवरणात्मक शैली होती है। और ये इसमें भाषा कहीं कहीं शब्द चित्रात्मक हो गई है, मतलब जिस शब्दों के माध्यम से ये विवरण प्रस्तुत करते हैं, जिसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, वह विवरण आपकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगता है। और इनके जो यात्रा वृतांत हैं, क्योंकि इन्होंने अपने देश में और विदेशों की भी बहुत सारी यात्राएं की थी, तो जहाँ जहाँ ये गए थे उस देश की संस्कृति, उस जगह की संस्कृति को वैसा का वैसा ही इन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है। तो इसलिए यह विवरणात्मक शैली इनके यात्रा वृत्तों में देखने को मिलती है। अब हास्य व्यंग्यात्मक शैली बेटा समसामयिक समस्याओं पर, क्योंकि जब काका कालेलकर जी रचना कर रहे थे तो उस समय हमारा देश पराधीन था, हमारी जो समस्याएं थी उन पर हम खुलकर बोल नहीं सकते थे क्योंकि हम विदेशी शासक के अधीन थे। तो वहाँ पर समसामयिक समस्याओं पर जब वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते थे तो वो हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करके अपनी बात को रखते थे। तो ऐसे जगहों पर, विषयों पर इन्होंने हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है और सामायिक समस्याओं को इन्होंने हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम से उठाया है। और यह शैली सरल, हृदय, साहित्यिक संत की शैली में कहीं कहीं बहुत ही शिष्ट, सभ्य हास्य, व्यंग, कटाक्ष देखने को मिलता है। और इस शैली में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हिंदी जगत इनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए सदैव ही काका कालेलकर का ऋणी रहेगा। अब हम जो मूल पाठ है उस पे आते हैं कि इन्होंने जो पाठ लिखा
निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से संबंधित गद्यांशों की मैं व्याख्या करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहती हूं कि निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, जैसा कि इस पाठ के नाम से ही स्पष्ट है, निष्ठा मतलब विश्वास। तो जो विश्वास की साकार मूर्ति थी कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की पत्नी थी, तो उनके बारे में यहाँ पर काका कालेलकर ने लिखा है। और अब हम इसी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है नारी के लिए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इन भावों का मूर्त रूप निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा थी, जिनका जन्म 1869 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1944 में हुई थी। अब हम आगे आते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का हम सबसे पहले आपको सारांश बताएंगे, जिससे कि जब आप इस पाठ को पढ़ो, इसके गद्यांशों की व्याख्या करो, संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, फिर व्याख्या करो और नीचे विशेष लिखो, तो यह सारांश आपको बहुत अधिक सहायक होगा, क्योंकि पाठ की एक रूपरेखा आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगी। तो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ का ये सारांश है कि राष्ट्रमाता कस्तूरबा एक आदर्श भारतीय नारी थी। आदर्श भारतीय नारी के विषय में जैसा मैंने कहा कि वह विश्वास की प्रतिमूर्ति थी कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष अमृत का स्रोत है, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जो हमारा जीवन है उसको समतल, उसको एक स्तरीय बनाने में, उसको सुख दुख से परे करने में जो है वो नारी का बहुत स्थान होता है, नारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो राष्ट्रमाता कस्तूरबा एक आदर्श भारतीय नारी थी और वह महात्मा गांधी की सहधर्मिणी मतलब पत्नी थी। सह मतलब साथ, धर्मिणी मतलब अपने कर्तव्य का पालन करने वाली। तो पति के साथ साथ वह निरंतर लगातार अपने कर्तव्य का पालन करती थी और राष्ट्रपिता की पत्नी होने के कारण ही वो राष्ट्रमाता नहीं कहलाई। कस्तूरबा को राष्ट्रमाता का पद प्राप्त हुआ है, लेकिन सिर्फ वो राष्ट्रपिता की पत्नी थी, इस कारण ही वो राष्ट्रमाता के उच्च पद पर आसीन नहीं हुई, बल्कि उनके जो आंतरिक गुण थे, उनकी जो विशेषताएं थी, सहनशीलता, सेवा, त्याग, दया, परोपकार, देश प्रेम, देशभक्ति और गांधी जी की अनुयायी होने के कारण भी उन्हें जो है वो राष्ट्रमाता का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त हुआ है। और यही यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अपने विश्वास, आंतरिक सद्गुण और श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कारण, व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों का सम्मिलित रूप होता है। तो आंतरिक जो उनके गुण थे, जैसा मैंने बताया, सुंदर सद्गुण थे, त्याग, सेवा, दया, परोपकार आदि गुणों से वो युक्त थी। तो इसी के कारण वो जो है वो राष्ट्रमाता के पद पर आसीन हुई। और बा गुजराती का शब्द है जिसका अर्थ होता है माँ। तो यहाँ पर क्योंकि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी गुजरात प्रदेश से संबंधित थे, इसलिए उनके लिए यहाँ पर राष्ट्रमाता के लिए, माँ के लिए बा एक अक्षर वाले नाम का प्रयोग किया है। और फिर लेखक कह रहा है कि कस्तूरबा ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो विद्यालय नहीं गई थी, लेकिन उनका ज्ञान अगाध था। जीवन को कैसे सुंदर तरीके से चलाया जा सकता है, इस बातों की जानकारी उन्हें बहुत ही सरल और सहज रूप में प्राप्त हो गई थी। इसलिए उनके लिए औपचारिक शिक्षा का इतना महत्व नहीं था जितना कि जीवनोपयोगी शिक्षा उनके लिए उपयोगी थी। और उसी का प्रयोग करके उन्होंने उसी को अपने जीवन में उतार करके वह अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ती रहीं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहीं। और यहाँ पर लेखक ये बता रहा है कि वो गीता और रामायण जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक, भारतीय संस्कृति के आदर्शों का संवहन करने वाले सदग्रंथ हैं, उसमें उनका बहुत विश्वास था। वह गीता तो पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन जब भी उन्हें अवसर मिलता वह किसी न किसी से गीता सुनती जरूर थी। और रामचरितमानस भी वो अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाई। यहाँ पर लेखक ने रामायण लिखा है, लेकिन आगे चलकर जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे तो उन्होंने तुलसीदास द्वारा श्री रामचरितमानस जो है उसी का उल्लेख रामायण के रूप में किया है। तो इन दोनों ग्रंथों पर
कस्तूरबा का अगाध विश्वास था। और लेखक यह भी बता रहा है कि दक्षिण अफ्रीका जब वो गई तो धीरे धीरे क्या है, वह कुछ शब्द अंग्रेजी के भी सीख गई थी। इस तरह से व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा उन्होंने जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। और कस्तूरबा की कर्मनिष्ठा, कस्तूरबा करनी में विश्वास करती थी, कथनी की अपेक्षा करनी में विश्वास करती थी, और वह जो बोलती थी वह करके दिखाती थी। कम बोलती थी लेकिन जो उन्होंने कहा सोच विचार करके बोला और फिर उसको करके दिखाती थी। इस तरह से कस्तूरबा कर्मनिष्ठा की भी साक्षात मूर्ति थी। और सीमित शब्दों का प्रयोग करने वाली, वो कम शब्दों का प्रयोग करती थी, मतलब कम बोलती थी, मितभाषी थी, लेकिन जितना बोलती थी सार्थक बोलती थी, सुंदर बोलती थी, सरस बोलती थी, और जो बोलती थी उस पर वो अनुगमन करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। और अब इस पाठ में लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि बा को लेखक के दर्शन कब हुए, कि 1910 में शांति निकेतन में बा के लेखक को दर्शन हुए थे। और उस रात्रि में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी के साथ उन्होंने वह रात्रि व्यतीत करी थी, बिताई थी। और इस तरह से माता और पिता के रूप में उन्हें महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्राप्ति हुई थी। अब लेखक ये बता रहा है कि बा में कुशल नेतृत्व के गुण भी भरे हुए थे। नेतृत्व मतलब होता है पथ प्रदर्शन करना, संचालन करना, मार्ग निर्देशन करना। तो जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते थे तो उनकी जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व वो बहुत ही निपुणता से निभाती थी। और गांधी जी की सभा में जाती सरकारी अधिकारियों के मना करने पर भी वह स्पष्ट कह देती थी, साफ साफ कहती थी कि मुझे सभा में जाना है, मैं जाऊंगी ही। और अगर वो कहती थी कि मुझे जाना है तो वह करके भी दिखाती थी। और उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। उन्हें क्या करना है, उनके जीवन के आदर्श बिल्कुल स्पष्ट थे, प्रत्यक्ष थे। जैसे दिया हमें रोशनी दिखाता है, उस रोशनी में हम आगे रास्ते में बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही उनके जीवन के कर्तव्य स्पष्ट थे, साफ थे। और कस्तूरबा ममतामयी माँ भी थी, एक स्त्री थी। स्त्री में सबसे पहले वात्सल्य होता है, ममता होती है। तो वह ममत्व, वह वात्सल्य केवल उनका अपने ही बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि जो जो उनके संपर्क में आया और पूरे देश के जो नौनिहाल थे उन सब के प्रति एक ममत्व का भाव कस्तूरबा में भरा हुआ था। और कस्तूरबा सच्ची देशभक्त थी। महात्मा जी के जेल जाने पर शिक्षण सम्मेलनों में कस्तूरबा ने अध्यक्ष पद बहुत कुशलता से संभाला। इसका तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपिता जेल में है तो राष्ट्रमाता अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी और उन्होंने देश के प्रति जो कर्तव्य थे वह पूरी तरह से उनका निर्वहन किया। इसलिए वह सच्ची देशभक्त भी सिद्ध होती हैं। अब हर क्षेत्र में असाधारण कस्तूरबा ने सफलता प्राप्त की। और जब उन्हें आगा खां के महल में कैद रखा गया, तब भी जब वहाँ स्वास्थ्य और अन्य सुविधाएं की दृष्टि से अच्छा प्रबंध था, लेकिन कैद उन्हें कभी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करके सादा जीवन व्यतीत करें और कैद में रह करके विलासिता का जीवन व्यतीत करें, यह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब अंत में लेखक ने इस पाठ में यह बताया है कि कैसे आगा खां महल में कस्तूरबा की कैद में मृत्यु हो गई तो पूरे देश ने कैसे उनको श्रद्धांजलि दी। संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बा को श्रद्धांजलि। कैद में अस्वस्थ होने के कारण कस्तूरबा का देहांत हो गया, तो उनके देहांत होने से अंग्रेजी शासन की नींव बिल्कुल हिल गई और भारतीय जनता ने कस्तूरबा का एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। तो उस स्मारक के लिए जब लोगों से अपील की गई तो बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी हो गई, जिससे पता चलता है कि संपूर्ण देश ने उन्हें राष्ट्रमाता के रूप में स्वीकार किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में पूरा देश कभी भी पीछे नहीं रहा। अगर राष्ट्रमाता कस्तूरबा ने पूरे देश को, देश के निवासियों को अपनी संतान माना, देश के निवासी रूपी संतानों ने भी अपनी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और प्रेम प्रकट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो इस तरह से बच्चों ये इस पाठ का सारांश हुआ। और अब हम आते हैं आदर्श भारतीय नारी की विशेषताएं, कि उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी। जयशंकर प्रसाद जी ने
अपने महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा के द्वारा अपने पति मनु के प्रति जो भाव प्रकट किए हैं वह ये पंक्तियां हैं कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, दया माया ममता लो आज मधुरिमा लो अबाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। तो ये जो सब विशेषताएं हैं, दया, माया, ममता और मधुरिमा, मिठास, मधुर वाणी, आबाद, जिसको बेधा ना जा सके ऐसा विश्वास, जो भारतीय नारी की चिरकाल से विशेषताएं हैं और आज तक विशेषताएं हैं, उनकी साक्षात प्रतिमूर्ति निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा थी। अब हम प्रश्न अभ्यास पर आते हैं कि काका कालेलकर का जीवन परिचय लिखिए और कस्तूरबा गांधी के बारे में स्वाध्याय कीजिए। तो राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी से संबंधित अन्य विशेषताओं के बारे में और उनके जीवन में घटित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे आप परिचित होंगे और परिचित होने के बाद उनसे प्रेरणा लोगे कि किस तरह विदेशी शासन के अधीन रहते हुए विषम परिस्थितियों में भी सादा जीवन उच्च विचार का अनुगमन करते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ती रही। धन्यवाद, नमस्कार। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसके ये जो निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ है इसको मैंने 5 खंडों में बांटा है। पहले खंड में जैसा कि आपको जो संप्राप्ति हुई वो काका कालेलकर का जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के बारे में सामान्य बातें, और फिर जो है उसके बाद तत्पश्चात इस पाठ का सारांश। अब अगले पाठ से हम जो है वो इस पाठ के गद्यांशों की व्याख्या शुरू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।